चैप्टर 6 लाहौर से कलकत्ता। लाहौर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी ताकि उसकी निगाह से बचकर कोई पक्षी भी लाहौर से बाहर न जा सके। पर क्रांतिकारियों की निगाह भी कम तेज न थी। एक नकली नाम से फर्स्ट क्लास का छोटा डिब्बा लाहौर से कलकत्ता के लिए रिजर्व करवाया गया। एक नौजवान साहब बहादुर सिर पर तिरछी फ्लैट हैट लगाए, उठे कॉलर का ओवरकोट पहने, बाईं तरफ अपने बेटे को इस तरह गोद में संभाले हुए कि उधर से चेहरा ढक जाए, दायां हाथ ओवरकोट की जेब में डाले, पिस्तौल के घोड़े पर उंगली टिकाए और बाईं तरफ अपनी सुंदर पत्नी को लिए धीमी गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म पार कर अपने रिजर्व डिब्बे में आ बैठे। साथ में शानदार बिस्तर और अटैची थी और पीछे पीछे पुरानी दरी में लिपटा बिस्तर लिए एक नौकर था। यह साहब बहादुर थे भगत सिंह और उनकी पत्नी बनी थी दुर्गा भाभी, जो क्रांतिकारी श्री भगवती चरण बोहरा की पत्नी और क्रांतिकारी दल की सदस्य थी। भगत सिंह की गोद में भाभी का बेटा सची था और नौकर थे राजगुरु। पुलिस की रिपोर्ट में भगत सिंह दाढ़ी और बालों वाले कुंवारे थे, इसलिए भगत सिंह के इस रूप को पुलिस न पहचान सकी और वह सहकुशल लाहौर से कलकत्ता पहुंचे। उन्हीं दिनों कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। देश भर के राजनीतिक नेता कलकत्ते में थे और सरकार के गुप्तचर भी। भगत सिंह बंगाली ढंग की धोता कुर्ता पहने और शॉल ओढ़े इस अधिवेशन की गतिविधियों का बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। कांग्रेस में विचार का मुख्य विषय था कि अंग्रेजी सरकार को यह अल्टीमेटा देना कि यदि सरकार 1 वर्ष के भीतर नेहरू कमेटी की रिपोर्ट मतलब औपनिवेशिक स्वराज को स्वीकार न करेगी तो फिर कांग्रेस कभी भी पूर्ण स्वराज से कम पर राजी न होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरकार को समय देने के विरुद्ध थे। इस प्रकार कांग्रेस में पुरानी और नई पीढ़ी में काफ़ी खींचतान चल रही थी। भगत सिंह ने स्थिति का गहराई से अध्ययन किया और वे सोचने लगे कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज के अपने मद्रास निर्णय से पीछे हटकर औपनिवेशिक स्वराज से भी कम पर आ गई थी। उन्होंने सोचा, यह तो प्रगति नहीं है, पीछे हटना है। वे बेचैन हो उठे कि इस समय कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि पीछे हटने की इस आदत पर तगड़ी चोट पड़े। भगत सिंह के मन में नेशनल कॉलेज के समय ही फ्रांसीसी अराजकतावादी बेला की तस्वीर सजी हुई थी, जिसने फ्रांस की असेंबली में बम फेंका था। उन्हें लगा कि यही समय है जब कुछ करना चाहिए। उनकी वृद्धि ने कहा, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। उन्होंने दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का निर्णय कर लिया और इस तरह वे बलि वेदी पर खड़े हुए। भगत सिंह ने असेंबली भवन में बम फेंकने की योजना के बारे में अनुशीलन समिति नामक गुप्त संगठन के एक उच्च कोटि के नेता प्रतुल चंद्र गांगुली के साथ बातचीत की। उन्होंने भगत सिंह की योजना को पसंद किया। असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार होने पर जो रिवॉल्वर उनके पास पाया गया था, वह भगत सिंह को श्री गांगुली ने ही दिया था। बम भी कलकत्ता से ही लिया गया था। भगत सिंह का प्रसिद्ध चित्र फ्लैट हैट पहने भी कलकत्ता में ही लिया गया था। कलकत्ता से भगत सिंह आगरा लौट आए, जहां बहुत से दूसरे साथी भी मिले। हींग की मंडी और नमक की मंडी में 2 मकान ले लिए गए थे और बम बनाने तथा बनाना सीखना का काम जोरों से चल रहा था। सराहनपुर और लाहौर में भी बम की फैक्ट्रियां खोल दी गई थी। सॉन्डर्स की हत्या के बाद दल के पास धन इत्यादि की पहले से ही कमी न थी। असेंबली में बम फेंकने की भगत सिंह की योजना केंद्रीय समिति ने स्वीकार कर ली थी। भगत सिंह आगरा से दिल्ली आते जाते रहते थे और बारीकी से स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। देश में सरकार के गुप्तचर चारों ओर अपना जाल फैला रहे थे, परंतु उन्हें सॉन्डर्स के वध का कोई सूत्र नहीं मिल रहा था और अब तक एक और बड़े कांड की तैयारी
हो रही थी। देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले वीरों का हर क्षण किसी न किसी योजना के निर्माण में लगा रहता था। जीवन हर क्षण खतरे में रहता था। क्या खबर कब कौन पकड़ा जाए। जो एक बार बाहर गया सोचो लौट के नहीं आएगा। फिर भी ये लोग इतने सजीव थे कि उदासी का कोई क्षण इनके जीवन में था ही नहीं। जब भी जरा सा समय मिलता तभी महफिल जम जाती, हंसी मजाक शेर गजल सभी कुछ चलता। पर कैसा होता था इनकी हंसी मजाक, उसका एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। आगरे के एक मकान में बहुत से साथी फुर्सत में बैठे तो हंसी मजाक आरंभ हो गया। विषय था कौन कैसे पकड़ा जाएगा। तभी आवाज़ आई, ये हजरत राजगुरु तो सोते सोते पकड़ा जाएगा। हद हो गई जनाब, चलते चलते भी सो जाते हैं। इनकी आंख पुलिस लॉकअप में खुलेगी और तब ये पहरेदार से पूछेंगे, मैं सचमुच पकड़ा गया हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। बटुकेश्वर दत्त चांदनी रात में पार्क में चांद देखते हुए पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने पर पुलिस वालों से आप कहेंगे, कोई बात नहीं मगर चांद है कितना सुंदर। विजय कुमार सिन्हा और भगत सिंह कीसो सिनेमा हॉल में पकड़े जाएंगे। तब पुलिस से कहेंगे, जी हाँ पकड़ लिया। तो क्या गजब हो गया, अब खेल तो पूरा देख लेने दो। और पंडित जी चंद्रशेखर आज़ाद बुंदेलखंड की किसी पहाड़ी में शिकार खेलते हुए किसी मित्र बने राजभक्त के विश्वासघात से घायल होकर बेहोशी की हालत में पकड़े जाएंगे। आज़ाद ने झिड़की की हंसी हंसी। भगत सिंह ने मजाक करते हुए कहा, पंडित जी आपके लिए दो रस्सों की ज़रूरत पड़ेगी, एक आपके गले के लिए, दूसरा आपके भारी भरकम पेट के लिए। आज़ाद तुरंत हंसकर बोले, देख फांसी जाने का शौक मुझे नहीं है, वह तुझे मुबारक हो। रस्सा फस्सा तुम्हारे गले के लिए है। जब तक यह पिस्तौल मेरे पास है, किसने माँ का दूध पिया है जो मुझे जीवित पकड़ ले जाए। बस इसी तरह किसी न किसी विषय पर हंसी मजाक चलता रहता था। जीवन के प्रति कितने निर्लिप्त थे भगत सिंह और उनके साथी। हर क्षण खतरों से खेल रहे थे, जाने क्या क्या झेल रहे थे, फिर भी कितने सजीव थे।